हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो SYJC का रिवीजन सीरीज चल रहा है उसका ये थर्ड चैप्टर है जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 चैप्टर का रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया है, अकाउंट्स के और मैथ्स के हर एक चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर हमने रिवाइज किया होगा। इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स रिवाइज करने वाले हैं और फाइनल अकाउंट्स का जो क्वेश्चन है आपको पता है वो 12 मार्क के लिए आता है। काफ़ी इजी होता है बेटा फाइनल अकाउंट्स, पर मैंने देखा है बच्चे थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं। टोटल जो इनर कॉलम में लिखा है उसको बाहर के कॉलम में लिखना भूल जाते हैं। डेप्रिसिएशन में जब मंथ का कैलकुलेशन होता है तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारे टिप्स दूं कि बेटा ये जगह पे आपको गलती करने का स्कोप है, तो आपको ट्राई करना है कि वो वाली गलती आप ना करें। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं तो फाइनल अकाउंट्स स्टार्ट करने के पहले थोड़ा एक बैकग्राउंड लेते हैं कि अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ तो पहले वो ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले वो ट्रांजैक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, हमने गुड्स परचेज किया तो उसे कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमने गुड्स बेचे हैं तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर हमें कैश मिल रहा है, गुड्स सेल किए और हमें कैश मिल रहा है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है ना। तो ये जब ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो सबसे पहले हमने ये 2-3 एग्जांपल लिए कि इस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये तो एक बुक है, रजिस्टर है। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम इस ट्रांजैक्शन को लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। क्या करेंगे, लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं, अकाउंट्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से सोचें तो रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये क्लासिफिकेशन हुआ हमारा ट्रेडिशनल मेथड से। और अगर मॉडर्न मेथड से अगर हम उसको क्लासिफाई करें तो हम उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया कैपिटल, एक हो गया लायबिलिटी, एक हो गया एसेट, चौथा हो गया एक्सपेंस और पांचवा हो गया इनकम। तो किसी भी अकाउंट को हम ये 5 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये हो गया मॉडर्न मेथड। ये दोनों चीजें, कैपिटल और लायबिलिटी, हम कहां पे शो करते हैं, तो हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पे इसको शो करते हैं। ये तो एसेट लिखा हुआ है, उसको बैलेंस शीट एसेट साइड पे शो करते हैं। एक्सपेंस और इनकम ये कहां शो करते हैं, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट इसमें शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका जो नेट हिसाब है, इनकम माइनस एक्सपेंस, जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, वो प्रॉफिट फाइनली हम क्या करते हैं, तो वो प्रॉफिट अगर हुआ हाँ, तो हम कैपिटल में उसको ऐड कर देते हैं। अगर लॉस हुआ तो कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो साल के सॉरी, 1 मिनट जरा पॉज करते हैं। एक्चुअली 2-3 दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए रिकॉर्डिंग भी नहीं किया था। आज थोड़ी हिम्मत से स्टार्ट किया है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा। तो साल के एंड में हम ये सब बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट। उसका जो हिसाब है फाइनल, वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर लॉस हुआ तो कैपिटल से लेस करते हैं। ये बनाने के पहले एक स्टेप हम करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेजर अकाउंट जो हमने बनाए उसके बाद हम क्या बनाते हैं बेटा, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। हम ट्राई करते हैं बैलेंस करने का। क्या बैलेंस करना है,
तो जितने लेजर अकाउंट बने हैं, कितने लेजर अकाउंट होंगे, ये 5 कैटेगरी वाले कोई भी लेजर अकाउंट हो सकते हैं। तो वो सारे लेजर अकाउंट को हम एक शीट ऑफ पेपर पे लिखते हैं और हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को टैली करने की कोशिश करते हैं। अगर टैली हो गया तो इसका मतलब हमने जो बुक कीपिंग किया है वो सब सही है। अगर इन केस टैली नहीं हुआ तो FYJC में आपने एक चैप्टर सीखा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हमने ढूंढना पड़ेगा मिस्टेक कहाँ है और उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस टैली होगा, उसके बाद काम स्टार्ट होगा फाइनल अकाउंट्स का। तो एक्चुअली बुक कीपिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस तक होता है। बुक कीपिंग खत्म हो जाता है जब ट्रायल बैलेंस हमारा रेडी हो गया। एक बार एक बार ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया, उसके बाद जो हम करते हैं उसको अकाउंटिंग कहते हैं। और अकाउंटिंग का मतलब एक समरी बनाने का, पूरे साल में क्या हुआ उसका समरी बनाना है। तो ये हमें बताता है पूरे साल में क्या हुआ, हमारा कितना इनकम हुआ, हमारा कितना एक्सपेंस हुआ और उसका नेट रिजल्ट क्या हुआ। और ये हमें बताता है कि साल में एंड में हम कहाँ खड़े हैं। ये कहाँ खड़े हैं मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी चीजें हमारी खुद की है और उस चीजों के लिए किसको पैसे देने हैं। आई विल रिपीट, एसेट मतलब ऐसी कितनी चीजें हैं जो हमारी खुद की है, और लायबिलिटी मतलब उस एसेट के लिए किसको पैसे देने हैं। हो सकता है कैपिटल को पैसे देने हो यानी कि ओनर को, हो सकता है क्रेडिटर्स को पैसे देने हो। तो ये सब होती है लायबिलिटी। तो ये हो गया आपका फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, पोजीशन हमेशा किसी दिन का होता है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डे। और ये हुआ आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। ये कोई एक दिन की बात नहीं है बेटा, ये जो एक्सपेंसेस और इनकम है वो कोई एक दिन का नहीं है, वो तो पूरे साल का एक समरी है। तो ये हमारा हुआ फाइनल अकाउंट्स का एक ब्रॉडर डिस्कशन। अब आते हैं ट्रायल बैलेंस पे। तो से एग्जांपल हमारे सामने ये एक क्वेश्चन है जिसमें हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है। तो ये हमारा डेबिट साइड है, डेबिट बैलेंसेस है और ये क्रेडिट बैलेंस है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, जो डेबिट बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंसेस हो सकते हैं या तो एक्सपेंसेस के, या फिर वो बैलेंसेस हो सकते हैं एसेट के। तो यानी हमें एक रूल बनाना है अपने दिमाग में कि जो भी डेबिट में लिखा है ना, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि वो या तो एक्सपेंस साइड पे लिखूंगा या फिर एसेट साइड पे लिखूंगा। और अगर मैंने ये कसम तोड़ने की कोशिश की किसी वजह से, आई कम टू दैट, मैं उल्टे साइड पे लिख रहा हूं तो मैं लेस करूंगा। इतना मैं कसम खा रहा हूं। क्या कसम खा रहा हूं कि जो डेबिट साइड पे है या तो मैं एक्सपेंस में लिखूंगा या एसेट में लिखूंगा। इन केस मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं और मैं ऑपोजिट साइड पे लिख रहा हूं तो मैं वो अमाउंट को लेस करूंगा। एक एग्जांपल दे देता हूं आपको अभी से इधर सेल्स रिटर्न है, ये रहा सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न तो डेबिट है भाई, तो क्या वो एक्सपेंस है ना? एक्चुअली एक्सपेंस नहीं है, वो इनकम को कम कर रहा है, जो हमने सेल किया था वो कम हो रहा है। तो मैं इसको डेबिट में नहीं प्रेजेंट करूंगा, सही बात नहीं होगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको क्रेडिट साइड इनकम में से माइनस कर दूंगा। समझ में आया? ओके। उसी तरह मैं कसम खाऊंगा कि जो भी चीज क्रेडिट साइड पे लिखी गई है, ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे, उसको मैं कहां लिखूंगा? तो उसको या तो मैं इनकम में लिखूंगा या फिर मैं उसे लायबिलिटी में लिखूंगा। आइदर आई विल रिकॉर्ड इट एज इनकम और आई विल रिकॉर्ड इट एज लायबिलिटी। और अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, मैं ऑपोजिट साइड पे लिख रहा हूं, तो मैं उसे माइनस करूंगा। और मुझे पता है कि अभी आपको एग्जांपल क्लियर है ना, दिमाग में चल रहा है परचेज रिटर्न है क्या? हाँ देखो है सर, ये रहा परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न हम कहां लिखेंगे बेटा? तो हम उसको इनकम साइड नहीं लिखेंगे, हम उसे एक्सपेंस में से यानी परचेजेस जो लिखने वाले हैं उधर से माइनस कर देंगे। ठीक है? तो क्या कसम खाई, जो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे है वो या तो एक्सपेंस में लिखूंगा या फिर एसेट में लिखूंगा। जो क्रेडिट साइड पर है वो या तो मैं इनकम में लिखूंगा या फिर लायबिलिटी में लिखूंगा।
इन केस मैं ये रूल फॉलो नहीं कर रहा हूं तो मैं ऑपोजिट साइड पे माइनस लिखूंगा, ब्रैकेट करके लिखूंगा, ठीक है। ओके, तो एक और बार रिवाइज करते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट में है एक्सपेंस या एसेट, क्रेडिट में है वो इनकम या लायबिलिटी। अब ट्रायल बैलेंस के नीचे आता है एडजस्टमेंट। क्या आता है? एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट का क्या मतलब है मैं बताता हूं। हाँ, एडजस्टमेंट क्यों करना पड़ता है? तो एडजस्टमेंट उन चीजों के लिए होता है जो ट्रांजैक्शन अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किए हैं और ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद अभी हमने नोटिस किया अरे इसको रिकॉर्ड करना बाकी है, रह गया है। या फिर ऐसे ट्रांजैक्शन जो साल के एंड में ही हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में कभी आ नहीं सकता है, वो तो 31 मार्च जब हो गया तब हम फिजिकली जाएंगे हमारे गोडाउन में, फैक्ट्री में, और सब काउंट करेंगे। तो उसके लिए तो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही होगा वो काम, तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब क्योंकि एडजस्टमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड नहीं हुए हैं इसीलिए उसकी दो इफेक्ट होती है। हमारी पूरी अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड। डबल एंट्री मतलब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका एक डेबिट इफेक्ट होगा और एक क्रेडिट इफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो ये वीडियो में मैं कुछ 15-16 एडजस्टमेंट्स मैंने चुने हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि उसका ये अगर एडजस्टमेंट है तो उसका डेबिट इफेक्ट क्या होगा और क्रेडिट इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अभी वापस यहाँ पे आते हैं। अब मुझे पता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये तो पता था हमको, एक्सपेंस को इधर लिखो, एसेट को इधर लिखो। अब हमें ये बताइए सर आप कि वो ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते हैं। तो मैं बताता हूं। तो एक्सपेंस में लिखने वाली बात ठीक है, अब हम डी पर जा रहे हैं और एक्सपेंस में तो लिखना है, अगर डेबिट में है तो एक्सपेंस में लिखना है, पर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है सर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, वो भी तो बता दो। आई विल रिपीट, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना है या प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखना है, वो भी तो बता दो। तो बताते हैं। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, मतलब उस खर्चे के बिना वो चीज मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती है, तो वो सारे एक्सपेंसेस हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। कुछ एग्जांपल लेते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बिना तो प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। फिर वो वर्कर जो मशीन को ऑपरेट करता है उसके बिना प्रोडक्शन हो नहीं सकता है, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। फिर पावर और इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली थोड़ा सा अंतर है। से एग्जांपल फैक्ट्री है तो दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी वहां पे यूज होती है, एक ऊपर जो लाइटिंग लगी है वो, और दूसरा जो मशीन को पावर इलेक्ट्रिसिटी दे रही है वो। तो अगर हम पावर वर्ड यूज करते हैं तो वो होगा मशीन के लिए और वो हम लिखेंगे ट्रेडिंग में। बट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करते हैं तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो जो ऊपर वाली लाइट्स हैं उसके लिए, जिसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख के रखे हैं बुक में से, इसको वन बाय वन समझते हैं। तो ये एक ट्रेडिंग अकाउंट का उन्होंने सैंपल प्रोफॉर्मा दिया हुआ है कि डेबिट साइड पे क्या क्या आ सकता है, उसको स्टडी करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो गया या ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो गया, वो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट साइड पे। अगर इस साल हम कुछ नया खरीद रहे हैं, इस साल हमने कुछ नया खरीदा, नया परचेज किया, तो वो यहां लिखेंगे परचेजेस में। अगर जैसे पहले डिस्कस किया था कुछ गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न में से माइनस करें। अब ये कैरेज बच्चों को बहुत तकलीफ देता है। तो कैरेज मतलब भाड़ा, कैरेज मतलब भाड़ा। अगर हम रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं और सप्लायर ने बोला कि आप हमारे फैक्ट्री से ये गुड्स उठा के लेकर जाइए, हमने बोला कि नहीं आप डिलीवर करवाइए हमारे फैक्ट्री तक, उन्होंने बोला नहीं आपको लेके जाना पड़ेगा, तो फिर उसकी फैक्ट्री से हमारी फैक्ट्री तक लेके आने का भाड़ा हमने बेयर किया। तो
तो इन दिस केस उसको कैरेज इनवर्ड बोला जाता है। इनवर्ड यानी गुड्स अंदर आ रहे हैं इसीलिए भाड़ा दिया जा रहा है, फ्रेट, नीचे फ्रेट भी लिखा है। तो कैरेज इनवर्ड ये रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है, इसीलिए उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। ठीक है, फ्रेट भी कैरेज इनवर्ड का ही दूसरा नाम है। फिर डॉक चार्जेस और कस्टम ड्यूटी, ये दोनों चीजें इंपोर्ट से रिलेटेड है। तो अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से चाइना से हमने इंपोर्ट किया है या यूएस से हमने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया है, तो डॉक यानी जो पोर्ट होता है उसका चार्ज देना पड़ा, फिर कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ा। तो ये भी रॉ मटेरियल से कनेक्टेड है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करें। वेजेस, इधर देखो क्या लिखा है, वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस। तो ये सब का कनेक्शन जो मैंने आपको पहले बताया था उससे है कि ये वेजेस जो है वो वर्कर को दिए हैं और वो वर्कर क्या कर रहा है, तो वो वर्कर हमारा जो फिनिश्ड गुड्स है वो बनाने में मशीन ऑपरेट कर रहा है, तब उसको हम प्रोडक्टिव वेजेस बोलते हैं। एंड इन दैट केस उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। अब ये जो बात नेक्स्ट आने वाली है वो थोड़ी सी इलॉजिकल है, पर क्योंकि एग्जाम में आती है मैंने नीचे भी लिखा है, यही सब पढ़ लेते हैं। व्हेन द आइटम वेजेस एंड सैलरीज इज गिवन, ट्रायल बैलेंस में दिया है वेजेस एंड सैलरीज, तो उसको कहां लिखा जाएगा, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। बट अगर क्वेश्चन में सैलरीज एंड वेजेस दिया है, वेजेस एंड सैलरीज की जगह सैलरीज एंड वेजेस दिया है, तो उसको हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, खांसी आ रही घड़ी घड़ी। तो अगर क्वेश्चन में वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो ट्रेडिंग में लिखेंगे, और सैलरीज एंड वेजेस दिया है तो पीएनएल में लिखेंगे। अब ये बहुत प्रैक्टिकली इलॉजिकल होता है। अगर मैं अकाउंटेंट है तो मैं वेजेस को वेजेस में लिखूंगा, सैलरीज को सैलरीज में लिखूंगा, मैं ऐसे क्लब कभी नहीं करूंगा, है ना। फिर भी ये क्वेश्चंस में आता है, इसीलिए हमें आपको बताना पड़ता है। आगे, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी एक ही बात है। फिर कोल, गैस, मोटिव पावर, ऑयल, वाटर, ग्रीस, ये सब जैसे बताया मशीन में यूज होते हैं, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होगा। रॉयल्टी ऑन परचेज या प्रोडक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं, से हमें वैक्सीन बनाना है। अब वैक्सीन बनाने का जो रिसर्च है वो यूएस में हुआ है, तो हमने यूएस के जो कंपनी है जिन्होंने ये रिसर्च किया उनके साथ हमने टाई अप किया, उनको बोला भाई आपका जो रिसर्च है वो हमें दे दो, हम उससे वैक्सीन बनाएंगे इंडिया में और काफी लोगों की जान बचाएंगे। तो उन्होंने और हमने जो अग्रीमेंट किया उसमें ऐसी बात हुई थी कि पर वैक्सीन जो हम प्रोड्यूस करेंगे उनको एक्स रुपीस देना पड़ेगा। तो अगेन ये खर्चा प्रोडक्शन से रिलेटेड हुआ, अगर हम उनको वो पर वैक्सीन एक्स रुपीस नहीं देते हैं तो हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते हैं। तो ये रॉयल्टी जो है वो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, माइंड यू रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन होगा तो वो ट्रेडिंग में आएगा, अगर रॉयल्टी ऑन सेल है तो वो पीएनएल में आएगा। ओके, फिर प्राइमरी पैकिंग चार्जेस, तो अभी दवाई की बात चल रही है, तो वैक्सीन को एक बॉटल में डाला हुआ है उसका जो लिक्विड है, और फिर वो बॉटल को एक बॉक्स में डाला हुआ है, तो जो बॉटल है उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि बिना उस बॉटल के वो वैक्सीन बेची नहीं जा सकती है। बट वो बॉटल को जो बॉक्स में डाला है उसको सेकेंडरी पैकिंग बोलते हैं, बिना उस बॉक्स के बेची जा सकती है ना, टूट जाएगी वगैरह वगैरह, हैंडलिंग में ठीक नहीं होगा, इसीलिए हम बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में डालते हैं, वो पक्की बात है। बट प्रश्न ये है क्या बॉक्स के बिना बेच सकते हैं उसको, पक्का बेच सकते हैं, तो उसको सेकेंडरी पैकिंग कहते हैं और उसका खर्चा पीएनएल में लिखते हैं। ठीक है, आगे फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, अगेन ये पावर से ही कनेक्टेड है, तो फैक्ट्री का कोई भी खर्चा हुआ उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे। फैक्ट्री का रेंट हुआ, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हुआ, और वर्क्स मैनेजर का सैलरी, देखो सैलरी वर्ड है इसीलिए पीएनएल में आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। सैलरी किस चीज का दे रहे हैं, तो वर्क्स मैनेजर, वर्क्स मतलब फैक्ट्री होता है, तो हमारे फैक्ट्री को जो भाई साहब मैनेज करते हैं उनको हमने पगार दिया, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ठीक है,
अब अगर आपको क्वेश्चन है कि सर सिर्फ रेंट लिखा है तो क्या करना है, अगर सिर्फ रेंट लिखा है तो आप उसको पीएनएल में लिखिए, सिर्फ रॉयल्टी लिखा है तो आप उसको पीएनएल में लिखिए, बट अगर फैक्ट्री रेंट लिखा है तो जरूर ट्रेडिंग में लिखिए, अगर रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ऐसे बोला गया है तो ट्रेडिंग में लिखिए। ठीक है, अब क्रेडिट साइड पे आते हैं ट्रेडिंग के। तो जो गुड्स हमने बेचे हैं उसका सेल वैल्यू क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अगर सेल्स रिटर्न हुआ है तो लेस करेंगे। गुड्स सेल जब हम करते हैं तो गुड्स बाहर जा रहे हैं और बदले में हमें इनकम हो रहा है। ये सारे केसेस में ना अब नोट करिए गुड्स बाहर जा रहे हैं, तो गुड्स बाहर जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अब गुड्स बाहर जाने का अलग अलग कारण हो सकता है। पहला कारण था गुड्स सेल किया हमने, दूसरा कारण है गुड्स आग में जल गए, चोरी हो गया, गुड्स हमने फ्री सैंपल दिए, डिस्ट्रीब्यूट किया, सेल नहीं है हमने फ्री में दिया, ये लो यूज करो, अच्छा लगेगा तो ऑर्डर दो। फिर गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। तो ये सारे केसेस में आपको नोट करना है कि गुड्स बाहर जा रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करें। क्लोजिंग स्टॉक, ये तो आपको पता ही है कि क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। तो जब इसका टोटलिंग करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हो सकता है वो ग्रॉस प्रॉफिट हो या हो सकता है वो ग्रॉस लॉस हो। तो अब हमें एक आइडिया आ गया कि ट्रायल बैलेंस में से किस सिचुएशन में वो एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अभी बिफोर आई गो अहेड लेट मी टेक दिस फर्स्ट, ये एक डाउट वाली बात होती है ये ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेडिंग एक्सपेंस। तो ट्रेडिंग एक्सपेंस को कहां लिखना है सर, तो ये टेबल बना दिया आपके लिए। आपको पूरा ट्रायल बैलेंस देखना पड़ेगा। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस दिया है, ट्रेड एक्सपेंस या ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंस विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ पीएनएल। बट अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस तो है ही, ट्रायल बैलेंस में ट्रेड एक्सपेंस तो है, उसके साथ इनमें से कोई एक बंदा है, क्या क्या, ऑफिस एक्सपेंस, मिसलेनियस, सन्ड्री एक्सपेंस, ये सब बंदे भी हैं ट्रायल बैलेंस में, इन दैट केस ट्रेड एक्सपेंस को हम ट्रेडिंग में लिखेंगे और इन सब बंदों को पीएनएल में लिखेंगे। तो रूल क्या है, अकेला ट्रेड एक्सपेंस पीएनएल, पर ट्रेड एक्सपेंस अकेला नहीं है, उसके साथ जोड़ी वाले हैं, तो ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में और जोड़ी वाले पीएनएल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे से समझा दिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। चलिए अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐसे रूल बना लेते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस में से जो भी चीजें ट्रेडिंग में चली गई उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें पीएनएल में आएगी, है ना। तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इधर एग्जाम्पल दिए गए हैं, फटाफट पढ़ लेते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, प्रिंटिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, लोडिंग चार्जेस, यानी हम कुछ फिनिश गुड्स बेच रहे हैं और जो वर्कर है उनको बोला ये इसको ट्रक में चढ़ाओ भाई, तो उसको लोडिंग चार्जेस दिया। ऑडिट फीस, ये किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को दिया जाता है, सीए को। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, इसका मतलब वैसे हमने हमारे एम्प्लॉयज को पिकनिक पे लेके गए या हमने हमारे कस्टमर को डिनर पे लेके गए, तो वो सब एक्सपेंसेस को एंटरटेनमेंट एक्सपेंस बोलते हैं। फिर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन, सन्ड्री एक्सपेंस, कन्वेयंस। कन्वेयंस और ट्रैवलिंग दोनों कनेक्टेड है। कन्वेयंस मतलब अगर मैं ट्रैवलिंग करता हूँ विद इन द सिटी तो उसको हम कन्वेयंस बोलते हैं, पर अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आउटसाइड द सिटी तो खर्चे को हम ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोलते हैं। ठीक है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, ये एक टाइप का एडवर्टाइजमेंट हुआ ना बेटा, गुड्स हमने दिए हैं एज अ फ्री सैंपल तो एडवर्टाइजमेंट हुआ। कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड ऊपर आया था ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड पीएनएल में आएगा। ठीक है, अच्छा अब ये बैड डेट, तो बैड डेट में मैं इसको ऐसे याद दिलाता हूं बच्चों को, ओ नो, ONNO ऐसे याद रखो। तो ये ओ है ओल्ड बैड डेट। ओल्ड बैड डेट आपको कहां मिलेगा बेटा, ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। फिर एड न्यू बैड डेट, ये कहां मिलेगा आपको, एडजस्टमेंट में मिलेगा।
फिर ऐड न्यू आरडीडी या पीएफडी, ये कहाँ मिलेगा, ये भी एडजस्टमेंट पे मिलेगा। और फिर लेस करना है ओल्ड आरडीडी, ये कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। तो ONNO, ओल्ड, न्यू, न्यू और ओल्ड। फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये सेल्स पे होता है। कस्टम ड्यूटी परचेस पे होता है। एक्सपोर्ट ड्यूटी, हम इंडिया से किसी और कंट्री में भेज रहे हैं गुड्स, तो उसके लिए टैक्स भरना पड़ा। फिर जीएसटी अगर होता है तो जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस हमने बात कर ली, लीगल चार्जेस लॉयर को रखा है, प्रोफेशनल चार्जेस किसी अकाउंटेंट को रखा है, बैंक चार्जेस सॉलिसिटर, सेकेंडरी पैकिंग, देखा प्राइमरी उधर था। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट बेचा उसमें लॉस हुआ। फिर क्रेडिट साइड पे आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो डेबिट साइड पे आ जाएगा ग्रॉस लॉस। कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सन्ड्री एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। इसका जो नेट अमाउंट है वो या तो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, या लॉस होगा। तो नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, और नेट लॉस है तो कैपिटल से लेस कर देगा। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट तो आपको पता है, मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ये एडजस्टमेंट्स हम ले रहे हैं, कुछ 15-16 एडजस्टमेंट्स हमने ली है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो एडजस्टमेंट सीखते हैं। जैसे पहले आपको बताया था कि हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होंगे, एक होगा बैलेंस शीट एसेट साइड पे और एक होगा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है कि साल हमारा खत्म हो गया पर ऐसे कुछ एक्सपेंसेस हैं जो इस साल के हैं और हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है। तो पे नहीं किया है तो हमारी लायबिलिटी है, एक इफेक्ट हुआ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और क्योंकि वो इस साल का एक्सपेंस है और एक्सपेंस में अभी तक वो ऐड नहीं हुआ है, इसीलिए एक्सपेंस में ऐड करेंगे। तो ऐड टू एक्सपेंस, अब वो एक्सपेंस अगर ट्रेडिंग में है तो ट्रेडिंग में ऐड करेंगे, वो एक्सपेंस अगर प्रॉफिट एंड लॉस में है तो वहां पे ऐड करेंगे। फिर प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब नेक्स्ट ईयर का कुछ एक्सपेंस हमने इस साल कर दिया है, पैसे दे दिए हमने। एग्जाम्पल जो हमेशा होता है इंश्योरेंस, तो नेक्स्ट ईयर के 3 महीने का इंश्योरेंस हमने इसी साल दे दिया है। तो इसी साल दे दिया है पर वो इस साल का खर्चा तो नहीं है, खर्चा तो नेक्स्ट ईयर का है। तो इस साल के एक्सपेंस में से हम उसको माइनस कर देंगे और उसको बैलेंस शीट एसेट साइड पे शो करेंगे। तो एक हो गया डिडक्ट और दूसरा हो गया बैलेंस शीट एसेट। फिर एडिशनल बैड डेट, यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा है कि एक और बैड डेट हुआ, तो जो बैड डेट ऑलरेडी लिखा है उसमें हम इसको ऐड करेंगे और बैलेंस शीट में जो डेटर्स हैं उसमें से हम इसको लेस कर देंगे। फिर ऐसा कहावत है कि गुजराती में कहावत है, दूध नो दाज्यो छाछ फूकी फूकी ने पिए। इसका मतलब कि अगर दूध पीते पीते मैं मेरे होठ जल गए हैं, जीभ जल गया है, तो उसके बाद मैं छाछ भी पी रहा हूँ जो सफेद है, वो भी मुझे ऐसा लगेगा कि गर्म है और जीभ जल जाएगा, तो मैं उसको फूक मार मार के पीऊंगा। इसका मतलब अगर एक जन ने मेरे से धोखा किया है, मुझे पैसे नहीं दिए, बैड डेट हो गया, तो बाकी लोगों में से भी मुझे ऐसे डर लगेगा, ऐसे लगेगा इसमें से भी कोई ना कोई होगा जो मुझे नहीं देगा। तो इसलिए मैं एस्टिमेट करूंगा कि जो डेटर से जिनसे पैसे लेने हैं हो सकता है शायद उसमें से भी कोई मुझे ना दे। तो ये अभी तक हुआ नहीं है पर एक एस्टिमेट है, तो ये मेरा लॉस है, इसीलिए वो बैड डेट में मैं ऐड करूंगा और डेटर्स में से उसको लेस कर दूंगा। डेप्रिसिएशन ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे और एसेट में से लेस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो फर्म ने पार्टनर से पैसे लिया बिजनेस करने के लिए, तो वो फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देना चाहिए। इंटरेस्ट पैसे में नहीं देते हैं पर इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है और पार्टनर कैपिटल में हम उसको ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे, आई एम सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और कैपिटल में हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये उससे उल्टा है, पार्टनर के लिए ये कैपिटल में से लेस करेंगे और फर्म के लिए ये हम
प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, यानी फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में आएगा और कैपिटल में ऐड होगा। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया है, तो मैंने अभी जहां जहां बोला कैपिटल में ऐड होगा, वो कैपिटल में ऐड नहीं होगा, वो सब की सब चीजें करंट अकाउंट में ऐड होगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड लोन गिवन, तो ये हमारे लिए इनकम है, हमारे लिए इनकम है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और ये इनकम अभी तक मिला नहीं है। सर कैसे पता? अगर मिल गया होता तो ट्रायल बैलेंस में होता बेटा, नहीं मिला है इसीलिए एडजस्टमेंट में है, तो इसको बैलेंस शीट एसेट साइड पे लिखेंगे एज रिसीवेबल। फिर हमारे अगर इंश्योर्ड गुड्स जल गए, एडजस्टमेंट में लिखा है कि गुड्स इंश्योर किए थे वो जल गए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 10,000 के गुड्स थे, वो जल गए और हमें 7,000 रुपया क्लेम मिलने वाला है, तो 3,000 रुपया हमारा लॉस है। तो इसके एक्चुअली दो इफेक्ट नहीं है, तीन है, तीन अकाउंट में हम उसको लिखने वाले हैं। तो 10,000 हम लिखेंगे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे। क्यों भाई? क्योंकि 10,000 के गुड्स गए। फिर 7,000 हमें मिलने वाले हैं, कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगा, तो 7,000 हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट में एज इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। और 3,000 का हमारा लॉस हो गया, जिसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स। यही एग्जांपल अगर लें, इंश्योरेंस है ही नहीं हमारा, तो 10,000 रुपया ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे और लॉस पूरा 10,000 का हुआ, जिसको P&L के डेबिट में लिखेंगे। गुड्स स्टोलन, सेम ऊपर के जैसा ही हुआ बेटा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, और ये एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट है, जिसको हम P&L के डेबिट में लिखेंगे। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे और कैपिटल में से हम लेस करेंगे। ये ड्राइंग्स है, तो कैपिटल में से हम इसको लेस करेंगे। अनरिकॉर्डेड परचेज, परचेज में ऐड होगा और क्रेडिटर्स में ऐड होगा। अनरिकॉर्डेड सेल्स, सेल्स में ऐड होगा और डेटर्स में ऐड होगा। हमने जो ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट किया, अगर क्वेश्चन में अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट भी है, तो पहले ये एडजस्टमेंट किया जाएगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट किया जाएगा। ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू, तो ये एक्चुअली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने खरीदा है ऑफिस फर्नीचर। क्या खरीदा है बेटा? ऑफिस फर्नीचर। और मैंने उसको गलती से रिपेयर्स टू फर्नीचर में लिख दिया। तो फर्नीचर नया खरीदा है भाई, रिपेयर नहीं किया है, और रिपेयर में हमने ऑलरेडी लिख दिया है। तो अब क्या करें? तो अभी जो रिपेयर लिखा है उसमें से लेस करना पड़ेगा, और बैलेंस शीट के एसेट साइड पे हमें उसको शो करना पड़ेगा। ठीक है। तो इधर देखो क्या लिखा है, डिडक्ट फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड ऐड टू बैलेंस शीट एसेट्स। इससे उल्टा अगर है, यानी इससे उल्टा है यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूडेड इन कैपिटल, तो उल्टा ये है कि हुआ था रिपेयर और हमने उसको लिख दिया है फर्नीचर में। तो क्योंकि हमने रिपेयर में नहीं लिखा है, इसीलिए अभी लिखना पड़ेगा। तो रिपेयर में एज एन एक्सपेंस हम उसे ऐड करेंगे, और फर्नीचर में ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बैलेंस शीट एसेट में से फर्नीचर में से उसको लेस करेंगे। ठीक है। बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, तो ये सिंपल है, डेटर को लेस करेंगे, आई एम सॉरी डेटर को ऐड करेंगे और बिल रिसीवेबल में से लेस कर देंगे। लास्ट वाला, डिफर्ड एक्सपेंसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 5 years। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि इस साल हमने बहुत ही बड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इसी साल के लिए होता है, मतलब इस साल खर्चा किया और इस साल उसके वजह से इनकम हुआ। बट मान लो एक बहुत ही तगड़ा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस किया है 10 लाख रुपए का, और इसका फायदा हमें सिर्फ एक नहीं पर अगले 4 सालों तक, यानी टोटल 5 साल होने वाला है। तो ये सिमिलर टू प्रीपेड एक्सपेंस हो गया बेटा।
पैसे तो अभी दे दिए हमने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को, पर 10 लाख में से एक्सपेंस कितना है? सिर्फ 2 लाख है सर, क्योंकि 2 लाख का फायदा इस साल में है, बाकी 8 लाख का जो फायदा है उसको हम एसेट साइड पे शो करें। तो अगर ट्रायल बैलेंस में 10 लाख दिया है तो हम क्या करेंगे, 8 लाख उसमें से माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 10 माइनस 8, 10 माइनस 8, 2000 बाहर लिखेंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें 8000 लिखेंगे, उसको एज अ एसेट शो करेंगे। इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बोला जाता है। ठीक है, चलिए अभी कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जो नॉर्मली एडजस्टमेंट में आती है, पर वो ट्रायल बैलेंस में आ गई है। अगर ऐसा है तो अभी जितने भी एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किए उसमें जो बैलेंस शीट वाली इफेक्ट है वही इफेक्ट हमें देनी है। एक और बात, नॉर्मली जो चीजें एडजस्टमेंट में आती हैं अगर वो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में आ गई है, तो पहले आपको बताया अगर कोई चीज ट्रायल बैलेंस में है फिर तो उसकी एक ही इफेक्ट होगी। तो आपको लॉजिक से थोड़ा जानना है, मैं इसको अभी डिटेल में नहीं ले रहा हूं, लॉजिक ऑलरेडी आपको बताया है कि वो अगर क्रेडिट साइड पे है तो उसको लायबिलिटी या इनकम में लिखना है, अगर डेबिट साइड पे है तो उसको एक्सपेंस या एसेट में लिखना है। बट एक और लॉजिक बता दें कि अगर ऐसा होता है तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट वाली इफेक्ट देनी है, ट्रेडिंग या पीएनएल वाली इफेक्ट ऑलरेडी दे दी गई है, इसीलिए सिर्फ अभी एक ही इफेक्ट देनी है जो कि है बैलेंस शीट वाली इफेक्ट। ठीक है, अभी ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, और बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। यानी ट्रायल बैलेंस के नीचे एकदम एकदम डिटेल में दिया नहीं है कि ये एडजस्टमेंट है, छुपा छुपा के दिया है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ही कहीं तो छुपा के रखा है। इस बात को कैसे पता चलेगा? तो इधर 5-6 एग्जाम्पल लिए। पहला, सैलरी पेड 50,000 रुपए, ये 1 0 एक्स्ट्रा हो गया। सैलरी पेड 50,000 रुपए और ब्रैकेट में लिखा है फॉर 10 मंथ्स, यानी नीचे बराबर से नहीं लिखा है 2 महीने का सैलरी बाकी है, ये हमें ढूंढने को बोला है। तो ये भाई 50,000 10 महीने का है, तो 2 महीने का कितना, तो 10,000 रुपया होगा। तो 10,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का 2 इफेक्ट हमें देना पड़ेगा। तो एक्सपेंस में ऐड करेंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी में शो करेंगे। 10,000 विल बी एडेड टू सैलरी या रेंट जो भी है, और 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में शो करेंगे। इसका उल्टा, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर 1 ईयर एंडिंग 30th जून 22, 24,000, और अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मार्च। तो हमने 24,000 दिए हैं। 24,000 कितने पीरियड के हैं सर? 12 महीने के हैं। पर वो 12 महीने कब खत्म हो रहा है? जून में खत्म हो रहा है। हमारा अकाउंट्स तो मार्च में खत्म हो रहा है, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का इंश्योरेंस हमने एडवांस में देकर रखा है। तो 24,000 12 महीने का है, तो 1 महीने का 2,000 और 3 महीने का 6,000 रुपया। 6,000 रुपया हमने एडवांस में देकर रखा है, जिसको हम लेस करेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, तो 6,000 हम लेस करेंगे इंश्योरेंस में से, और 6,000 बैलेंस शीट एसेट में शो करेंगे। ठीक है बेटा, प्रीपेड इंश्योरेंस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अभी एक्सप्लेन किया, डिफर्ड वाला जो एग्जांपल है। रेंट रिसीव्ड 55,000, अब ब्रैकेट में लिखा है 11 मंथ्स का रेंट रिसीव्ड है बेटा, तो ये तो इनकम हो गई। अब 55,000 जो है वो 11 महीने का है, यानी 1 महीने का रेंट रिसीवेबल है। आउटस्टैंडिंग वर्ड मत यूज करिएगा, बोलो रिसीवेबल है, लेने का बाकी है। तो ये 5,000 रुपए से हम पीएनएल बढ़ा देंगे, रेंट में ऐड करेंगे, और दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लिखेंगे रेंट रिसीवेबल। हमने लोन लिया है 10% लोन 60,000, बोरोड ऑन 1 जनवरी, अकाउंटिंग ईयर 31 मार्च। तो ऐसे केस में ना पहले ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट ऑन लोन है या नहीं है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होना चाहिए? तो 60,000 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया गया है 10%, और हमने लोन लिया है जनवरी महीने में, तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 3 महीने का इंटरेस्ट आता है 1,500 रुपीज। तो ये 1,500 हमें ढूंढना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस में है या नहीं। अगर है तो बात खत्म हो गई।
अगर नहीं है या कम है तो हमें जो डिफरेंस है उसका एंट्री पास करना पड़ेगा एज इंटरेस्ट पेएबल, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो एक तो इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट होगा और दूसरा बैलेंस शीट लायबिलिटी में, जहां पे हम ये लोन लिखेंगे उसके साथ में ऐड कर देंगे कि 1500 रुपया इंटरेस्ट भी पे करना बाकी है। ठीक है, नेक्स्ट 16% इन्वेस्टमेंट 1,20,000 ऑन 1 अक्टूबर 21 और अकाउंटिंग ईयर मार्च में। तो ये सिमिलर है, सिर्फ इंटरेस्ट की गिनती अलग होगी और इन्वेस्टमेंट है ये, तो 1,20,000 पे 16% इंटरेस्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट 6 महीने के लिए मिलेगा बेटा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने होते हैं। तो अगर आप इसकी गिनती करोगे तो इंटरेस्ट आ जाता है 9,600। तो ये 9,600 रुपया हमारा इनकम है। तो इनकम है तो इसको पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, और पैसे अभी तक मिले नहीं है, मिलेंगे तो इसको इन्वेस्टमेंट जहां पर लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट में, उसके नीचे हम इसको ऐड करेंगे, इसको अक्रूड इंटरेस्ट ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारा थियरी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। जो ट्रायल बैलेंस के आइटम कहाँ जाती है, ट्रेडिंग में या पीएनएल में, एडजस्टमेंट्स की बातें हमने कर ली, और इसके बाद अभी हमने बात देखी हिडन एडजस्टमेंट की। ठीक है, अभी जैसे ही क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो हमें क्या करना है ना, वो प्रोसेस बात कर लेते हैं और फिर पूरा एक सम सॉल्व करेंगे। तो ये अगर क्वेश्चन दिया है, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, ये नहीं ऊपर गया, ये हमारा क्वेश्चन है और नीचे एडजस्टमेंट है, तो हम पहले ये क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे और स्पेशली जहां पे डेट दिया है ना क्वेश्चन में, उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको दिमाग में रजिस्टर कर देंगे, क्योंकि वहीं पे कहीं हिडन एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, एडजस्टमेंट पढ़ेंगे और जिस जिस जगह पे एडजस्टमेंट हमें करना है, ऐड करना है, लेस करना है, उसके बाजू में ऐसे डॉट कर देंगे। पढ़ते पढ़ते ये भी डिसाइड करेंगे ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग डेबिट या पीएनएल डेबिट या बैलेंस शीट एसेट, वो सब मार्क कर लेंगे और फिर एडजस्टमेंट जहां होगा उधर डॉट लगा देंगे। तो जब हम उसे फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमें उसको इनर कॉलम में लिखना होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अभी एक सम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। तो ये सम हमने लिया है मार्च 2018 का फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है, जो कि 12 मार्क के लिए पूछा गया था। गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ शैलेश एंड नीलेश ऑन 31st March 16. You are required to prepare trading P&L for 31st March 16 and balance sheet on that day. तो मैं सबसे पहले ना एडजस्टमेंट पढ़ने की शुरुआत करता हूं। ठीक है, स्टॉक ऑन 31st March was valued at market price of 84,000 which was 20% above its cost price। ये बहुत ही ट्रिकी एडजस्टमेंट है, इसको समझाऊंगा बाद में, पर इसका दो इफेक्ट क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक को हम बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे और ट्रेडिंग क्रेडिट में लिखेंगे। डेप्रिसिएट मशीनरी, तो मशीनरी जहां दिख रहा है हमको, हम उसको डॉट लगा देंगे, ये 90,000 है उधर डॉट लगा देंगे। क्रिएट रिजर्व फॉर बैड डेट 5%, तो ये जो डेटर्स हैं, सन्ड्री डेट्स यानी डेटर्स, इस पे डॉट लगा देंगे। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, तो कैपिटल इधर क्रेडिट साइड पे है, उधर डॉट लगा देंगे। पर अगर नोट करें तो यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, करंट अकाउंट बनाया है, क्वेश्चन में करंट अकाउंट है, तो इंटरेस्ट कैपिटल अकाउंट पे कैलकुलेट होगा, पर उसकी एंट्री जो होगी वो करंट अकाउंट में की जाएगी, तो हम डॉट करंट अकाउंट पे लगाएंगे। मशीनरी इंक्लूड्स परचेज ऑफ मशीनरी 40,000 ऑन 1 जनवरी 16। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, ये जो मशीनरी है 90,000, क्या उसमें ये वाली मशीनरी इंक्लूडेड है, या ये लिखना भूल गए, क्या बोल क्या रहे हैं, ध्यान से पढ़ो वो क्या बोल रहे हैं। मशीनरी इंक्लूड्स यानी ये 90,000 में एक ऐसी मशीनरी, 90,000 की वैल्यू कब है बेटा, 31 मार्च को है वो वैल्यू, तो वो कह रहे हैं कि ये 90,000 में एक ऐसी मशीनरी है जो हमने 1 जनवरी को खरीदी थी, और वो कितनी की है, 40,000। तो पहला क्लैरिटी हमें ये मिला कि 90,000 में 40,000 इंक्लूडेड है, और वो 40,000 की मशीनरी हमने 1 जनवरी को खरीदी थी। इसका मतलब ये है कि बाकी की 50,000 रुपए की मशीनरी पूरे साल भर हमने यूज किया। टोटल तो 90 है,
90 में से 40 वाली मशीनरी अभी अभी खरीदी, तो बाकी 50,000 वाली मशीनरी वो पिछले साल से चल रही है हमारे पास। तो जब हम डेप्री कैलकुलेट करेंगे, ये बात को हमें नोट करना है। प्लीज अंडरस्टैंड, हमें 90,000 में 40,000 ऐड नहीं करना है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि मशीनरी खरीदा उसको लिखना भूल गए हैं, ना ना ना, लिखा तो है, पर ये इन्फो दे रहे हैं कि भाई ये जनवरी को खरीदी है, ठीक है। चलिए अभी हम बैलेंसेस को पढ़ते हैं और हम फटाफट जाते हैं कि ये कहाँ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी 10 महीना। तो क्या हुआ सर, हिडन एडजस्टमेंट, डॉट लगा दो इधर। 10 महीने का 18,000 है, तो 2 महीने का कितना ये गिनना पड़ेगा। ऑफिस एक्सपेंस, तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी लैंड बैलेंस शीट एसेट, बैड डेट ये पीएनएल डेबिट, सन्ड्री डेट्स ये डेटर है बेटा, तो ये बैलेंस शीट एसेट साइड, इलेक्ट्रिसिटी पीएनएल डेबिट, फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट, 8% डिबेंचर्स 40,000। अब है ना, इधर अपना रूल लगाओ। हाँ, रूल क्या है कि सर जो डेबिट में है उसको हम या तो एक्सपेंस में लिखेंगे या एसेट में लिखेंगे। डिबेंचर है इसीलिए लायबिलिटी ऐसे मत सोचिएगा। हाँ, तो ये 40,000 का हमने इन्वेस्टमेंट किया है भाई, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीदे हैं और 40,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कब किया है, 1 अक्टूबर 15 को किया है, और हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस है वो 31 मार्च 16 का है, यानी 6 महीने हो गए ये 40,000 इन्वेस्ट करके। तो ये भी हिडन एडजस्टमेंट हो गया कि 40,000 पे 8% के हिसाब से 6 महीने का ब्याज हमें लेने का बाकी है ना। क्योंकि इधर अगर मैं इनकम में देखूं ट्रायल बैलेंस में, तो इंटरेस्ट का बात ही नहीं है, मिला ही नहीं है, तो लेने का बाकी है, तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया। तो इनकम में ऐड किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे, और इन्वेस्टमेंट में इसको ऐड किया जाएगा। ड्रॉइंग्स ये हम करंट अकाउंट से लेस करेंगे, कैपिटल बैलेंस शीट लायबिलिटी, क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, और करंट अकाउंट बैलेंस शीट लायबिलिटी। अगर आप चाहें तो करंट अकाउंट बना सकते हैं, नहीं तो आप बैलेंस शीट में ही एडलेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में एडलेस करें तो शैलेश का जो अमाउंट है करंट अकाउंट वो लिखने के बाद 3 रो छोड़ देना है। 3 रो क्यों, क्योंकि हमें उसमें एडजस्टमेंट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, फिर ड्रॉइंग्स माइनस करना है, और फिर प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी तो एडजस्ट करना है। तो शैलेश का अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे, फिर 3 रो छोड़ देंगे, उसके बाद नीलेश का अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। तो इधर मैंने फॉर्मेट बना के रखा है, और अभी मैं चाहूंगा आप अपने पास क्वेश्चन रखिए सामने। ये मार्च 18 का क्वेश्चन है। एक इस क्वेश्चन का पीडीएफ मैं लिंक में डालूंगा कमेंट में, और इसका सोल्यूशन भी मैं कमेंट में डालूंगा, ठीक है, तो आप वो देख सकते हैं। इनफैक्ट मैं मार्च 18 का पूरा पेपर डालूंगा जिसमें से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, और उसका पूरा आंसर भी डाल दूंगा लिंक में पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए तो अभी 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। मैंने सामने रखा मेरे पास क्वेश्चन, आप भी अपने पास रखिएगा। ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक है 88,000, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है परचेजेस, तो परचेजेस में कोई रिटर्न्स तो है नहीं, तो हम इसको बाहर कर देते हैं 1,76,000। उसके बाद वेजेस, अगेन उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 23,500 बाहर कर देते हैं। फिर आता है सैलरीज, तो सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और उसको इनर कॉलम में लिखना है, तो 18,000। अब एडजस्टमेंट अब भी कर लेते हैं, इधर ब्रैकेट में लिखा है देखो, 18,000 डिवाइड बाई 10 1800 होगा, और 2 महीने का सैलरी देने का बाकी है, तो इंटू 2 करोगे तो 3,600 होगा। इसका टोटल ना बेटा बाहर करना है। तो वन ऑफ द मिस्टेक विच आई वाज सेइंग इज कि बच्चे इनर कॉलम में बराबर लिखते हैं, और फिर जब फाइनल टोटल करना होता है तो उसको आउटर कॉलम में लिखना ही भूल जाते हैं। पूरा सम राइट होता है पर ये टोटलिंग में गड़बड़ हो जाती है। तो अगर आपको पता है कि एडजस्टमेंट हो गया है, अभी इसमें आगे कुछ नहीं आने वाले, तो तुरंत लिख दीजिए बाहर, वेट मत करिए। तो इसको बाहर लिख दिया 21,600। नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंस 8,000, उसके बाद है बैंक चार्जेस 2,600, उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कहाँ जाएगा बेटा, एसेट में जाएगा, तो मशीनरी को इनर कॉलम में लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इधर थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ। ओपनिंग जो मैंने आपको समझाया,
ओपनिंग मशीनरी कितने का है 50,000 और नया खरीदा कितने का 40,000। तो वो जो 90,000 दिया है ना क्वेश्चन में, उसी को बाइफरकेट करना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, उसी को बाइफरकेट कर रहा है, अलग अलग लिख रहे हैं। 50,000 जो शुरुआत से थी, 40,000 जो नई खरीदी। ओके, आगे डेप्रिसिएशन बाद में करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, बाहर लिख दिया 1,30,000। फिर बैड डेट 4,000। बैड डेट कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे लिखेंगे, इनर कॉलम में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आ गया 4,000 रुपया। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट है सन्ड्री डेट्स यानी कि डेटर, तो ये हो गया इनर कॉलम में डेट्स में 84,000। ओके, फिर उसके 82,000 है बेटा, 82,000। ओके, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, आउटर कॉलम P&L डेबिट साइड 9,900 रुपये। उसके बाद फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं बोला है, तो 43,000। उसके बाद 8% डिबेंचर्स, तो ये एसेट है बेटा, इसको अंदर के कॉलम में लिखेंगे 8% डिबेंचर्स 40,000। इसका इंटरेस्ट हम अभी गिन लें क्या? तो 40,000 का 8% होता है 3,200 और 6 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड होता है 3,200, 12 महीने का है, तो इंटू 6/12 करेंगे तो 1,600 इंटरेस्ट हमें लेने का बाकी है। तो 1,600 यहाँ पे ऐड कर दिया, टोटल हो गया 41,600। और ये इनकम है, तो ये इनकम में इधर P&L में क्रेडिट साइड पे ऐड कर दिया 1,600। ठीक है, आगे ड्राइंग्स को हमें करंट अकाउंट से लेस करना है, कैपिटल में से नहीं, करंट अकाउंट में। तो इधर करंट अकाउंट में लेस ड्राइंग्स कर देते हैं। शैलेश का ड्राइंग्स 3,000 है, माइनस करना बेटा, और नीलेश का ड्राइंग्स 2,000 है, माइनस 2,000। तो ये डेबिट साइड का पोस्टिंग हो गया। अब क्रेडिट साइड, कैपिटल है 1,20,000 और इसका कैपिटल भी है 1,20,000। कैपिटल में और कोई एडजस्टमेंट नहीं आने वाला है, तो टोटल कर दिया हमने 2,40,000। नेक्स्ट क्रेडिटर्स, उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं है बेटा, 1,03,000 बाहर लिख दिया। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 60,000 बाहर लिख दिया। फिर सेल्स, सेल्स आ जाएगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख देंगे 3,08,000। उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंसेस दिया है, तो करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस शैलेश का 5,000 है और नीलेश का 4,000 है ओपनिंग बैलेंस। ओके, अभी एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट काफी इंटरेस्टिंग, तो इधर वर्किंग बनाया। देखो पहले एडजस्टमेंट वो क्या बोल रहे हैं कि जो जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको वैल्यू किया है मार्केट प्राइस पे, तो जो 84,000 है वो मार्केट प्राइस है। आप सेलिंग प्राइस बोल दो, मार्केट प्राइस बोल दो, एक ही बात है। तो वो 84,000 पहले तो मार्केट प्राइस है। अब बच्चे इधर मिस्टेक क्या कर रहे हैं, उधर बोला है प्रॉफिट 20% है, तो वो 84,000 का 20% ले लेते हैं और पूरा गड़बड़ वहीं पे हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज 20% अबव कॉस्ट प्राइस। तो यानी अगर मैं अज्यूम करूं कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तब प्रॉफिट 20 रुपया है और मार्केट प्राइस 120 है। तो जो 20% है वो 100 रुपए पे लेना है, 120 पे नहीं। 120 तो 100 पे 20 ऐड करने के बाद आया है, तो अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 रुपए कॉस्ट प्राइस है तो मार्केट प्राइस 120 रुपया है, तो अगर मार्केट प्राइस 84,000 है तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो कॉस्ट प्राइस आपको 70,000 मिलेगा। 84,000 इंटू 100/120। तो हमारा रूल है क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो मार्केट प्राइस 84,000 है, कॉस्ट प्राइस 70,000 है, तो क्लोजिंग स्टॉक का जो हम एडजस्टमेंट करेंगे वो 70,000 से करेंगे। तो बैलेंस शीट एसेट में 70 लिखेंगे और ट्रायल बैलेंस में, आई एम सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे भी हम 70,000 लिखेंगे। ठीक है, डेप्रिशिएट मशीनरी, तो मशीनरी का इधर हमने एडजस्टमेंट किया बेटा। देखो जो ओपनिंग है 50,000, उस पर 10% डेप्रिसिएशन होगा 5,000 रुपया, और जो नई खरीदी है 40,000 की, वो कभी खरीदी है 1 जनवरी को, यानी इट हैज बीन यूज्ड ओनली फॉर 3 मंथ्स, तो 40,000 10% 3 मंथ्स, उसका डेप्रिसिएशन होगा 1,000 रुपया, यानी टोटल डेप्रिसिएशन हुआ 6,000 रुपया।
तो वो मैं मशीनरी से लेस करूंगा -6000, तो मशीनरी 90 -6 यानी 84,000 हो जाएगा, और डिप्रिसिएशन पीएनएल के डेबिट साइड पे आ जाएगा 6000 रुपया। नेक्स्ट, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, बैड डेट एंड डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर्स। तो डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं, सिर्फ यही है, तो इसमें हम लेस करते हैं, लेस प्रोविजन लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना बेटा? 5%। तो 82,000 का 5% हमें लेना है। 10% होता है 8,200 और 5% होगा 4,100। 82,000 में से अगर ये मैं माइनस करूं, 900 रुपये ऐड कर दूं तो 5,000 हो जाएगा, और 77 ऐड करूं तो 82,000 हो जाएगा। 82,000 माइनस 4,100, और ये 4,100 मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, और इसको मैं लिखूंगा ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टोटल अमाउंट 8,100 ऐड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% प्रोवाइड करना। अब ये 8% लेना कौन से अमाउंट पे है? कैपिटल पे लेना है। कैपिटल 1,20,000 है, उसका 8% लेना है, पर ऐड करना है करंट अकाउंट, कैलकुलेट करना है कैपिटल अकाउंट के बैलेंस पे, पर इसको ऐड करेंगे करंट अकाउंट पे। तो ऐड करेंगे 1,20,000 का 8%, ये होता है 9,600 रुपये। तो ये 9,600 दोनों में ऐड कर दिया जाएगा, और फर्म के लिए ये एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,600 और दोनों को ऐड करके बाहर लिखा 19,200। ओके। नेक्स्ट, मशीनरी इंक्लूड्स, ये काम हो गया है। तो अभी क्या काम बाकी है हम देख लेते हैं। सैलरीज वाला काम देख लिया क्या हमने? सैलरीज का एडजस्टमेंट कर लिया है सर। उसके बाद डिबेंचर इंटरेस्ट का काम भी हमने कर लिया है, और मशीनरी का सर वो भी कर लिया। तो अभी जो एडजस्टमेंट्स में थी बातें, वो सारी एडजस्टमेंट्स की बातें हमने कंप्लीट कर ली है। अभी हमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएनएल को टैली करना है और बैलेंस शीट में पोस्ट करना। तो 3,78,000, मैं आई नो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, पर मैं अभी टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। 3,08,000 और 70, तो 3,78,000, जिसमें से मैं माइनस कर दूंगा 88, 1,76,000 और 23,500। तो 90,500 ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आउटपुट है। ये 90,500 मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखूंगा, ऊपर 90,500, जिसमें 1,600 ऐड हो जाएगा। सो दिस विल गिव मी 92,100। अब इसमें से मैं सारे एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा। 92,100 माइनस 600 माइनस 8,000 माइनस 2,600 माइनस 6,000 माइनस 9,900 माइनस 8,100 और माइनस 19,200। तो 16,700 ये प्रॉफिट दिखा रहा है। 16,700 ये प्रॉफिट दिखा रहा है, और ये 92,100। एक और बार ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हमने सही किया है या नहीं, हाँ, ताकि हमारी गलती ना हो आगे। आई नो आपको ये मैन्युअली करना है, और मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? ये एंटीवायरस क्यों घड़ी घड़ी आ रहा है भाई? नहीं चाहिए हमको। अनवांटेड चीज आ गई बीच में। क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है क्या? मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, नहीं दिया है। तो 16,700 जो प्रॉफिट है उसको हम आधा आधा बांट लेंगे, और वो हो जाएगा 8,350 और 8,350। इसको हम क्या करेंगे बेटा? इसको करंट अकाउंट में ऐड कर देंगे। तो ये 8,350 और ये 8,350। अब
मैं अगेन एक्सेल यूज कर लेता हूँ, सॉरी। ये सबको अगर मैं बाहर टोटल कर दूँ, ये तो ये टोटल आ गया 19,950, और इनका टोटल मैं बाहर कर दूँ करंट अकाउंट का, तो ये टोटल आ गया 19,950। एंड नाउ इफ आई ट्राई टू टैली माई बैलेंस शीट, इट शुड, अच्छा आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरा रह गया है बेटा, सेकेंड इफेक्ट मेरा रह गया 3,600 रुपये का, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होने वाला था पर मैंने पकड़ लिया उसको। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं हम, 4,46,500, और इधर भी ऐड करेंगे तो 4,46,500। तो मेरा ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में टैली हो गया। पर मेरे से भी एक गलती हो गई थी कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया था, तो आपको वो गलती नहीं करनी है। हर बार नोट करना है कि सेकेंड इफेक्ट तुरंत ही देना है, टोटल को बाहर लिखना है, और टोटलिंग करने में थोड़ा स्पीड बढ़ाना है। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर, फाइनल अकाउंट्स का इतना एग्जॉस्टिव रिवीजन लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और ये वीडियो बाकी लोगों को शेयर करेंगे। ऐसे ही अकाउंट्स के एज वेल एज मैथ्स के सारे रिवीजन लेक्चर हम एग्जॉस्टिव रिकॉर्ड करने वाले हैं। आई एम श्योर आप अगर पूरा देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।